नमस्ते। आज हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग सब्जेक्ट एमएसएन के टॉपिक गैस्ट्राइटिस के बारे में। तो बात करते हैं गैस्ट्राइटिस के बारे में। गैस्ट्राइटिस की डेफिनेशन देखते हैं पहले। इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा कोल्ड गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है ना, जो म्यूकोसा लेयर होती है स्टमक की, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना ही गैस्ट्राइटिस कहलाता है। गैस्ट्राइटिस क्या होता है? गैस्ट्राइटिस इज ए ब्रॉड टर्म आइडेंटिफाइड बाय द म्यूकोसल चेंजेज। ये एक ब्रॉड टर्म होती है जिसे आइडेंटिफाई किया जाता है किसी तरह फॉलोइंग म्यूकोसल चेंजेस। मतलब कि ये तीनों म्यूकोसा में चेंज हो जाएंगे तब ये माना जाएगा कि ये गैस्ट्राइटिस है। क्या क्या होगा? म्यूकोसल इरोजन यानी म्यूकोसा में कटाव होंगे, सुपरफिशियल हेमरेज यानी सब एपिथेलियल यानी सब एपिथेलियम लेयर से ब्लड आएगा। म्यूकोसल इरिथमा यानी म्यूकोसा लेयर में रेडनेस हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो टाइप्स में क्या आता है? क्लिनिकली गैस्ट्राइटिस इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन सा? एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ दिनों तक ही रहता है। तो क्या होता है? अचानक से होता है, कुछ दिनों तक रहता है। लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम और फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए रहता है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है? गैस्ट्राइटिस डेट लास्ट फॉर लॉन्ग और मंथ टू ईयर, लंबे समय तक रहता है, महीनों से सालों तक रहता है। इसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है? पहली है इरोसिव, नॉन इरोसिव और स्पेसिफिक। इरोसिव में कौन सी? इरोसिव या हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस। इरोसिव यानी कटाव हो जाना, हेमरेज यानी ब्लड आना। अब जब कटाव होगा तो हेमरेज यानी ब्लड आएगा। नॉन इरोसिव मतलब इसमें कटाव नहीं होगा। तीसरी है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में कौन कौन से? हाइपरट्रोपिक। इसमें क्या होगा? गैस्ट्रिक म्यूकोसा होगी, उसके अंदर हाइपरट्रोपिक यानी सेल की साइज जो है बढ़ जाएगी। और ये क्या? इन्फेक्टिव, इसके अंदर क्या होगा? इन्फेक्शन की वजह से गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। ग्रेनुलोमेटस यानी इसके अंदर ग्रेनुलोसिस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये क्या है? चौथा इयोसिनोफिलिक। इयोसिनोफिलिक यानी इसके अंदर इयोसिनोफिल होती है, जो कोशिकाएं होती है डब्ल्यूबीसी सेल्स का टाइप होती है, डब्ल्यूबीसी सेल्स की टाइप होती है इयोसिनोफिल्स। इसकी अमाउंट जो है बढ़ जाएगी। इटियोलॉजी, इसके कारण क्या क्या होते हैं? सबसे मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरिस। ये एक बैक्टीरिया होता है, इसके इन्फेक्शन की वजह से गैस्ट्राइटिस यानी गैस्ट्रिक की म्यूकोसा लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फेक्शन ऑफ स्टमच, एग्जाम्पल हेलिकोबैक्टर पाइलोरिस। ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, बहुत ज़्यादा एल्कोहल पीने की वजह से। सर्टेन ड्रग्स, कौन कौन सी ड्रग्स है? एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन यानी NSAIDs ड्रग्स होती है, जो इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से होता है गैस्ट्राइटिस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून यानी अपनी इम्यूनिटी अपने खिलाफ काम करने लग जाए, तो इस प्रकार के डिसऑर्डर्स की वजह से भी गैस्ट्राइटिस होता है। बाइल रिफ्लेक्स इनटू स्टमच, जो ड्यूडेनम के अंदर बाइल जूस सिक्रेट होता है वो वापस स्टमच के अंदर आने लग जाए। वैसे आता नहीं है नॉर्मली, लेकिन किसी कारणवश आने लग जाए तो इससे गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है। कोकीन अब्यूज़, कोई कोकीन का नशा करता हो। हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस भारी अमाउंट में सिक्रेट होने लग जाए। रेडिएशन थेरेपी, कोई रेडिएशन थेरेपी का बार बार यूज़ करे, जैसे कि एक्सरे वगैरह। एक्सट्रीम स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्ट्रेस लेता हो। और ये क्या है? एनएसएड्स यानी वही दवाइयाँ ऊपर वाली। एनएसएड्स होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो स्टेरॉयड नहीं होती पर इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट काम करती है। ऐसी दवाइयों की वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। ये मतलब ये कैसे फैलता है? ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर यानी जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जैसे उसका इन्फेक्शन हो गया, मान लो द म्यूकोसल लाइनिंग बैरियर इज इंटरलेस्ड जो पेनिट्रेटेड, द म्यूकोसल लाइनिंग बैरियर इज पेनिट्रेटेड। मतलब किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा? म्यूकोसल लाइनिंग बैरियर होता है जो HCl से प्रोटेक्ट करता है स्टमच को, वो पेनिट्रेट यानी उसके में छेद हो जाएंगे। HCl कम्स इनटू कॉन्टेक्ट विथ म्यूकोसा। अब जो उसको HCl से बचाती थी म्यूकोसा लेयर, तो उसके वो हटने के बाद में किस लेयर के कांटेक्ट में गए? म्यूकोसा अंदर वाले सब म्यूकोसा के अंदर।
यहाँ म्यूकोसा नहीं, म्यूकोसा है, मसल लेयर आएगा यहाँ पे, मसल लेयर के कॉन्टेक्ट में आएगी। उसके बाद में क्या होता है, इंजरी टू द स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो छोटी ब्लड वेसल्स होती है उनको इंजरी हो जाएगी। ब्लड वेसल्स को इंजरी होने की वजह से क्या होगा, एडिमा, हेमरेज हो जाएगा और पॉसिबल अल्सर फॉर्मेशन, वहाँ पे अल्सर भी बन सकते हैं और इसे क्या बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस। अब देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, मतलब इसका पता कैसे चल जाता है, इसमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। पहला है पेन इन अपर एब्डोमेन, जो ऊपर वाला पेट होता है, अपर एब्डोमेन होता है, उसके अंदर पेन होता है। इंडाइजेशन, भोजन ढंग से नहीं पचता है। एब्डोमिनल कंफर्ट, नहीं डिस्कम्फर्ट आएगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती, डिहाइड्रेशन होता है। बेल्चिंग एंड डकार आती है। एपिगेस्ट्रिक टेंडरनेस, यानी ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाले हिस्से में टेंडरनेस प्रेजेंट होती है, यानी कोमलता। हार्ट बर्न आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद हार्ट बर्न की सेंसेशन आती है, छाती में जलन होती है। हेमेटोहेमेसिस, यानी खाना खाने के बाद, नहीं सॉरी, जो उल्टी होती है उसके अंदर ब्लड आता है, एक कप से नीचे की जाती है। ब्लैक स्टूल, इसको मेलेना भी बोला जाता है, ब्लैक स्टूल को मेलेना भी बोला जाता है। मतलब ब्लड की वजह से क्या होता है, स्टूल कलर डार्क और ब्लैक हो जाता है, इसे मेलेना या ब्लैक स्टूल बोलते हैं। हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन है, इसका पता कैसे लगता है। डी डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं उसकी। फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अपर जी आई एंडोस्कोपी, अपर जी आई एंडोस्कोपी में क्या करते हैं कि इसमें एक पतली सी नली जैसा होता है, इसमें एंडोस्कोप होता है, इसमें इसे एंडोस्कोप बोलते हैं। यहाँ पे कैमरा और एक लाइट लगी हुई होती है, जिसे माउथ के थ्रू स्टमक में और ड्यूडेनम के अंदर डाला जाता है। तो इससे ऊपर वो म्यूकोसा लेयर में जो पेनिट्रेट हुआ था, म्यूकोसा लेयर में जो इन्फ्लामेशन हुआ, उसका पता चल जाता है। ब्लड और सीरम टेस्ट करते हैं इन्फेक्शन के लिए। स्टूल टेस्ट वो इसी वजह से करते हैं, इन्फेक्शन की वजह से। ब्रीथ टेस्ट या यूरिया ब्रीथ टेस्ट, यूरिया ब्रीथ टेस्ट क्या होता है, पेशेंट को एक बलून दिया जाता है, ये बलून नंबर 1 है, इसे फुलाने के लिए बोला जाता है। फिर थोड़ी देर में पेशेंट को क्या किया जाता है, यूरिया डाइट कंटेन की हुई होती है, उसे पिलाया जाता है। फिर बलून को फुलाने के लिए बोलते हैं बलून नंबर 2। फिर इसमें कंपैरिजन करते हैं बलून नंबर 1 में और 2 में कि किस में यूरिया की अमाउंट ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की, किस में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है। तो यदि सेकंड नंबर की में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी तो इसे यूरिया ब्रीथ टेस्ट पॉजिटिव माना जाएगा और ये माना जाएगा कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरिस का इन्फेक्शन है। और ये एक्सरे बेरियम स्वेलो, एक्सरे क्या होता है, बेरियम स्वेलो एक्सरे क्या होता है, उसको बेरियम मील दी जाती है, बेरियम मील पिला के फिर एक्सरे करते हैं, उसे एक्सरे का पता चल जाता है। और जहाँ पे घाव होता है वहाँ पे बेरियम चिपक जाता है, फिर उससे एक्सरे में आसानी से दिखाई देता है। अब पता करते हैं इसके ट्रीटमेंट, मतलब इसका इलाज कैसे होता है। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स, जो इन्फेक्शन हुआ उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे टू किल द हेलिकोबैक्टर पाइलोरिस। कौन कौन से एंटीबायोटिक देंगे, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल। ध्यान रखना एंटीबायोटिक क्यों देते हैं, एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरिस इन्फेक्शन हुआ उसे किल करने के लिए। कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल। दूसरी मेडिसिन कौन सी होती है, पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये क्या करती है, HCl के प्रोडक्शन को, एक मिनट, ये क्या करती है, HCl के प्रोडक्शन को कम कर देती है, जिससे कि क्या जलन वगैरह कम हो जाता है। पेंटोप्राजोल, इसमें इसका एग्जांपल है ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल और रेवेप्राजोल। और इसमें आगे कौन सी है, H2 ब्लॉकर, ये भी यही एसिड प्रोडक्शन या सिक्रीशन को कम कर देती है। कौन कौन सी होती है H2 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर कैसे काम करती है, हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, इसकी वजह से क्या होता है, HCl का सिक्रेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, सिमेटिडिन और निजेटिडिन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। एंटाएसिड यानी ये न्यूट्रलाइज कर देती है एसिड को, जो पहले से एसिड सिक्रेट हो गया उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। इसके एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
और क्या क्या करते हैं इसके अंदर, एडमिनिस्टर बी विटामिन बी 12 इंजेक्शन, विटामिन बी 12 का इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं। क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जो गैस्ट्रिन फैक्टर होता है वो स्टमक ही रिलीज़ करता है, लेकिन इन्फ्लामेशन हो जाता है म्यूकोसा के अंदर, इसलिए इसका सही प्रकार से सिक्रीशन नहीं हो पाता है, इसलिए विटामिन बी 12 की कमी देखी जा सकती है। तो इसके लिए इस विटामिन बी 12 का इंजेक्शन दिया जाता है। एडमिनिस्टर विटामिन बी 12 एंटीडोट एंड कोरोसिव और पॉइजन, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से जो पॉइजनिंग हुई है या फिर अदर किसी भी कारण से पॉइजनिंग हुई है या तो उसका एंटीडोट भी दे सकते हैं। डाइट मॉडिफिकेशन, डाइट में मॉडिफाई करना, क्या स्पाइसी फूड का अवॉइड करना, ब्लेंड डाइट देनी है। ब्लेंड डाइट में ये होता है जो चीज़ें गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करती है उन्हें अवॉइड किया जाता है। अवॉइड ओरल फूड इन एक्यूट फेज, जो एक्यूट फेज होती है उसके अंदर वो ओरल फूड को अवॉइड करना है। हो सके जितना पेरेंटल फ्लूइड देना है, और धीरे धीरे जिससे पेशेंट टॉलरेट करने लग जाए उसे लिक्विड फ्लूइड देना है, और फिर धीरे धीरे सेमी लिक्विड और फिर टॉस फूड देने, सॉलिड फूड देने लग जाना है। थैंक यू।